Hello guys, how are you? I am R.K. Verma and you are watching the channel Science Messenger। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे वर्क के बारे में। वर्क एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन जनरली जो हम वर्क का कंसेप्ट अपने दिमाग में लेके चलते हैं, साइंस में वर्क का कंसेप्ट कहीं उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। क्योंकि जब हम कोई फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो हम मानते हैं कि हम वर्क कर रहे हैं, लेकिन साइंस में वर्क की परिभाषा थोड़ी सी डिफरेंट है। तो आइए देखते हैं कि साइंस में हम वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे। वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके अकॉर्डिंग फोर्स वर्क की डेफिनेशन और वर्क का फार्मूला W वर्क को डिनोट कर रहा है इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कब? जब फोर्स उसी दिशा में काम कर रहा हो जिस डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हो रही है। तो देखिए यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन यही है, बॉडी भी इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है, तो वर्क विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क कहीं पर हो रहा है, उसके लिए दो कंडीशंस ज़रूरी हैं। नंबर 1, देयर शुड बी ए नॉन जीरो फोर्स। फोर्स होना वहाँ पर मस्ट है, फोर्स लगना ज़रूरी है। अगर फोर्स नहीं होगा तो वर्क नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, ऑब्जेक्ट मस्ट अंडरगो डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स लग रहा है तो वहाँ पर वर्क होने के लिए डिस्प्लेसमेंट भी होना ज़रूरी है। मान लीजिए फोर्स लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो साइंस की भाषा में वहाँ पर कोई वर्क नहीं होगा। तो वर्क होने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, देयर शुड बी ए नॉन जीरो फोर्स एंड ऑब्जेक्ट मस्ट अंडरगो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ये आदमी देखिए इस ब्लॉक को यहाँ से फोर्स लगाकर डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये ब्लॉक खिसक कर यहाँ आता है, तो फोर्स की वैल्यू हो गई F, और यहाँ से बॉडी डिस्प्लेस होकर यहाँ आ गई ये डिस्प्लेसमेंट। तो F इंटू एस विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय दिस मैन। अब ये तो हो गया जब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन यही है, फोर्स का भी डायरेक्शन यही है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, एक ही लाइन के अलोंग काम कर रहे हैं, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 है। तो हमारा फार्मूला हो गया ये। लेकिन अगर व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अगर हम कोई ऐसा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जो कि हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल बनाता हुआ लग रहा है, तो वर्क डन क्या होगा? देखिए ये हमारा फोर्स है F, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाते हुए लग रहा है, और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जो है इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स का कंपोनेंट उस डायरेक्शन में कितना है उसी को हमें लेना है। तो इस फोर्स को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जिधर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दूसरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसको हम बोलते हैं F साइन थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है उसे हम बोलते हैं F cos थीटा। तो हमें वही फोर्स लेना है जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो। तो यहाँ पर वर्क विल बी इक्वल टू F cos थीटा इंटू एस। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा F S cos थीटा। अब यहाँ पर वर्क डिपेंड करेगा कि ये जो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट लाइन के बीच में जो एंगल है वो कितना है, इस एंगल की वैल्यू पर डिपेंड करेगा वर्क डन। अब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही लाइन के अलोंग है, एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। तो cos थीटा cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो हमारा फार्मूला W इक्वल टू F
इंटू यस, जो हमने फर्स्ट में लिखा था, व्हेन ए कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब अगर थीटा की वैल्यू अलग अलग है तो वर्क की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो cos थीटा 0 डिग्री, cos 0 डिग्री से cos 90 डिग्री तक, cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो अगर मान लीजिए हमारे पास ये फोर्स का डायरेक्शन है और ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो वर्क डन विल बी एफ cos 90 डिग्री इंटू यस, cos 90 डिग्री 0, तो वर्क विल बी 0। अब कहने का मतलब वर्क तभी होगा जब फोर्स लगे और ये जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट लाइन के बीच में एंगल है वो कितना होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से ज़्यादा होनी चाहिए और 90 डिग्री से कम होनी चाहिए, तभी वर्क होगा, अदरवाइज वर्क नहीं होगा। तो वर्क होने के लिए और वर्क पॉजिटिव होगा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या उससे ज़्यादा हो, 90 से कम हो, तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव। वर्क डन निगेटिव कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हों। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट जो है इस डायरेक्शन में है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हों, मतलब ये इस तरह से इधर फोर्स और इधर डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर इनके बीच का एंगल जो है 180 डिग्री। जैसे रस्सा कसी का खेल होता है, दो टीमें होती हैं, रस्से को पकड़ के अपनी तरफ खींचती हैं, दूसरी टीम अपनी तरफ खींचती है। तो जो लूजिंग टीम होती है, लूजिंग टीम, ये मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, यहाँ से रस्से को पकड़कर अपनी तरफ खींच रहे हैं, यहाँ पर दूसरी टीम है, ये भी रस्से को पकड़ के अपनी तरफ खींच रही है, इधर 2 हैं, इधर 3 हैं। तो जाहिर सी बात है ये रस्सी इधर जाएगी, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन में, और जो रिजल्टेंट फोर्स है, टोटल फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, तभी ये इधर मूव करेगी। लेकिन जो लूजिंग टीम है, इसमें देखिए ज़रा, ये फोर्स तो इधर लगा रही है, लेकिन रस्सी का डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर, रस्सी का डिस्प्लेसमेंट इधर, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर। तो लूजिंग टीम के द्वारा जो वर्क किया जाएगा वो निगेटिव होगा। क्यों? W इक्वल टू एफ cos 180 डिग्री इंटू यस, तो cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो वर्क विल बी -f इंटू यस, तो वर्क हो जाएगा निगेटिव। तो कहने का मतलब वर्क निगेटिव तब होगा अगर थीटा की वैल्यू हमेशा 90 डिग्री से ज़्यादा होगी और 180 डिग्री के बराबर या उससे कम होगी, तब वर्क डन विल बी निगेटिव। अब हमें देखना है बच्चों वर्क डन 0 कब होगा। वर्क डन 0 तब होगा जब एफ cos थीटा इंटू एस की वैल्यू हो जाए 0। तो ऐसा कब होगा? जब cos थीटा विल बी 90 डिग्री, ये थीटा की वैल्यू जो है, ये थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, तो cos 90 डिग्री इक्वल टू होता है 0।
कहने का मतलब, मान लीजिए कोई ये ब्लॉक है, इसका मास है m, ग्रेविटी इस पे लग रही है g, तो इसका वेट इज ए काइंड ऑफ फोर्स, तो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। और इसे अगर मूव करना है, इसका डिस्प्लेसमेंट अगर इधर हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल, तो यहाँ वर्क डन विल बी 0। तो वर्क हमने देखा, वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो 0 तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। अब मान लीजिए कोई कुली है, ये हेवी लोड लेकर, बॉक्स लेकर के, ये इसका मास है m, g इस पर नीचे की तरफ काम करेगा, तो टोटल फोर्स, इसका वेट इज ए काइंड ऑफ फोर्स, ये फोर्स इसका नीचे की तरफ काम करेगा और कुली चलेगा इधर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इधर, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल। तो कुली लोड तो लेके चल रहा है, ऐसे हम मानेंगे कि ये फिजिकल वर्क कर एक्टिविटी कर रहा है, तो काम कर रहा है, लेकिन साइंस की भाषा में W = F cos 90 × S विल बी 0। तो कुली सिर पर लोड ले करके जब चलता है, तो चूंकि उस पर लगने वाला वेट का जो फोर्स है परपेंडिकुलर नीचे, और उसके द्वारा परफॉर्म किया गया डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो उसके द्वारा किया गया वर्क डन 0। जैसे कोई व्यक्ति बहुत सारा हेवी लोड ले करके एक ही जगह पर खड़ा रहे स्थिर, तो वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तब भी वर्क होगा 0। नेक्स्ट है बच्चों यूनिट्स ऑफ वर्क। W = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, तो ये हो गया न्यूटन मीटर। MKS सिस्टम में इसी न्यूटन मीटर को हम कहते हैं जूल। तो वर्क की यूनिट होती है जूल, इसकी बड़ी यूनिट्स किलो जूल = 10³ जूल, मेगा जूल = 10⁶ जूल, गीगा जूल = 10⁹ जूल। बट इन CGS सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड सिस्टम में वर्क की यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट डाइन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट सेंटीमीटर। तो डाइन सेंटीमीटर को हम बोलते हैं अर्ग। और 1 जूल = होता है 1 जूल = 10⁷ अर्ग। ये वर्क की छोटी यूनिट है, 1 जूल = 10⁷ अर्ग। ये कैसे होता है इसको ज़रा देखते हैं। MKS में हमने देखा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स F = M × A, डिस्प्लेसमेंट यस, M की यूनिट किलोग्राम, ये एक्सीलरेशन है, मीटर/सेकंड² इंटू S मीटर। तो ये हमारा हो गया किलोग्राम मीटर/सेकंड²। अब देखें ज़रा, CGS में भी सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड में भी सेकंड में ही रहता है, तो ऊपर है किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम = 1000 ग्राम 10⁻³ इंटू 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर 10⁻² स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 × 4 10⁷ अर्ग। तो हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।